हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो आज हम लोग झारखंड टेट एग्ज़ाम में प्राइमरी टीचर्स टेट एग्ज़ाम की बात करेंगे। यानी 1 to 5 के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको किस तरीके से इसमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म आप लोग भर रहे हो, ठीक है। और आप लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता चल गया। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसको कवर किया था कि 150 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें किस तरीके से तैयारी करें कि हम उसमें ईजिली क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। कई सालों के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे इसको फॉर्म को भरेंगे, बट इसमें कुछ लिमिटेड सीट वगैरह नहीं रहता। ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, एक सर्टिफिकेशन वाला एग्ज़ाम है, आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो भी बच्चा तैयारी करेगा और जो भी अपना कट ऑफ को पार करेगा, ठीक है, तो वो आसानी के साथ इसको क्वालिफाई कर लेगा। तो जैसा आपको पता है, अगर हम लोग बात करें जनरल के लिए, तो जनरल के लिए क्या है कि आपको 60% लाना है ओवरऑल, ठीक है। और जो खंड वाइज है, पार्ट वाइज है, आपको वो 40% लाना है, ठीक है। ये जनरल की बात है। और बाकी जो है ओबीसी, एसटी, एससी, उसको तो इससे कम ही लाना पड़ता है, बट टारगेट हम लोग यही रखेंगे। तो क्या है कि एसटी, एससी वालों के लिए तो इजी हो ही जाएगा, और जनरल वाले थोड़ा 70% पे अपना टारगेट रखेंगे, इसको 50% पे, ठीक है। जैसा आपको पता है कि 150 नंबर का हमको एग्जाम होना है, ठीक है। 150 क्वेश्चन होगा और 3 घंटे का एग्जाम होगा, और एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, यानी 150 क्वेश्चन होगा और 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। इतने ही नंबर का होगा। और बहुत ही अच्छी बात, पॉजिटिव बात यह है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। और ऐसा नहीं है ये आपका सीबीटी पे हो रहा है कि डिफरेंट डेट में इसको लेना पड़ेगा, बल्कि ये OMR सीट पे हो रहा है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह का टेक्निक है वो भी यहाँ पे नहीं लगेगा। और कोई जो है इसमें अपर कट ऑफ नहीं होता है कि इतने ही बच्चों को लेना है, ठीक है। जो भी चाहेंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 150 में 150 क्वेश्चन में आपको 150 मार्क्स में आपको 60% लाना है। यानी जनरल के लिए जो टारगेट है 60% का मतलब क्या हो गया कि हमको 90 मार्क्स या उसके एभव लाना है, ठीक है। ओके, सबका टारगेट यही रहेगा। बाकी कैटेगरी वाले लोग का कम में भी हो जाएगा, बट ये तो आपको टारगेट में होना चाहिए। इसके साथ साथ ये है कि यहाँ पे जैसे हम लोग प्राइमरी लेवल पे बात करें तो प्राइमरी लेवल में 3 खंड है, ठीक है। 1, 2 और 3, है ना, ये आपको पता है। और 3 खंड में कौन कौन सा है, तो पहला जो खंड है वो आपका है बाल विकास और शिक्षण विधियों का, ठीक है। तो ये जो है इससे आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आपको पता है, ठीक है, 30 क्वेश्चन है। तो अगर आप सिंपल स्ट्रेटेजी देखो, जैसा मैंने आपको 6 to 8 में भी बात किया था कि अगर आप इसमें बहुत नहीं भी पढ़ोगे ना तो 15 नंबर लाना इसमें मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। चूंकि आप जब क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल लाइफ से होता है, शिक्षण पद्धति वगैरह से होता है, जिसको आपने बीएड में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है तो आपको वो याद रहेगा। तो 15 नंबर तो आपका आना ही आना है, ठीक है। सेकंड जो है जिसमें अगर आप हिंदी और इंग्लिश लेते हैं तो 15 नंबर का आपका हिंदी और 15 नंबर का आपका इंग्लिश से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी तरीके से आप उर्दू इंग्लिश लेते हो तो इसमें भी जो अनसीन पैसेज होगा, ग्रामर वगैरह होगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो आज के डेट में 20 मार्क्स लाना इसमें मुश्किल नहीं है। उसी तरीके से जो पेपर नंबर 3 होगा ये आपका कोई एक रीजनल लैंग्वेज होगा, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा, है ना। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि आपको वही भाषा लेना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता हो, सो दैट कि आगे आपको टीचर बनने में अपने डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत ना हो। क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट को आप लेते हो, मान लो आप उरांव को लेते हो तो आपके क्षेत्र में उरांव होना चाहिए। नागपुरी लेते हैं, ठीक है, ये आपका जो है अनरिजर्व जो है डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें आप हिंदी उर्दू ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, वो तो रहता ही रहता है। तो हिंदी उर्दू इंग्लिश कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसा आपने सहायक आचार्य में लिया था तो एक आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि सहायक आचार्य में लिए तो वही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, चाहे आपने वो इंटर में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, उससे मैटर नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी आप लेंगे उसको तैयारी करना पड़ेगा, उसमें आपको 20 मार्क्स ईजिली आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपका टोटल जो है वो 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये कह सकता हूँ कि ये भी आपका 30 रहेगा, 30 में 20 आ सकता है, ये भी 30 में 20, तो यहाँ से 15, तो आपका 55 to 60 मार्क्स, ठीक है, लाना जो है इधर टफ नहीं है। इधर का जो 90 नंबर है ना, 1 to 3 का, 1 to 3 का, इधर का जो 90 मार्क्स है, ठीक है, 90 क्वेश्चन है, इससे 60 क्वेश्चन करेक्ट करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और अगर आप 60 कर लेते हैं तो आपको फिर 90 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए, 90 मार्क्स तक पहुंचने के लिए आपको और सिर्फ 30 क्वेश्चन का जरूरत पड़ता है कि आप 30 क्वेश्चन करेक्ट कर लो, ठीक है। तो इसके बाद जो 2 टॉपिक और है, अच्छा ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 ही खंड बनाया गया है, ठीक है। हालांकि अब वो मिसप्रिंट है या क्या है पता नहीं, लेकिन 3 ही खंड है। और तीसरे खंड में ही आपका आ जाता है एक आपका मैथ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर आपके लिए मैथ, इससे आपका 30 क्वेश्चन आएगा। और एक आपका आएगा जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस सबको जो है ना तीसरे खंड में ही रखा गया है। जो जैक पे जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपलोड है डॉक्यूमेंट, उसमें 3 ही खंड में बांटा गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये भी ले लें कि चलो वहाँ पे मिसप्रिंट है, ये चौथा खंड होना चाहिए अलग से, जैसा कि 6 to 8 वाले में है, तब भी आपको इसमें ओवरऑल जो 60 क्वेश्चन है इसमें आपको 40% अगर लाना है तो कम से कम इस खंड में पास करने के लिए आपको 24 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 60 का 40% क्या हो जाएगा, 24 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 24 मार्क्स का हो जाएगा। तो कम से कम 24 आपको चाहिए। और हम लोग का जो टारगेट है कि 30 क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लें, 30 to 40 क्वेश्चन कर लें, ताकि हमारा क्या हो जाए, ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए। तो हर खंड में आपको पास होना जरूरी है, बट जो डॉक्यूमेंट है उसमें 3 ही खंड बनाया गया है, 1, 2, 3, ठीक है। तो उस हिसाब से पहला खंड 30 का होगा, तो 30 में कम से कम आपको 40% लाना है। जनरल के हिसाब से बात कर रहे हैं, बाकी कैटेगरी का इससे कम ही है, ठीक है। तो यानी कि 12 क्वेश्चन आपको सही करना जरूरी है कम से कम, इसलिए मैंने रखा कि आप कम से कम 15 तो ले ही आओगे। इसी तरीके से सेकेंड वाले खंड में भी आपको कम से कम 12 क्वेश्चन सही लाना जरूरी है, ठीक है। तो आप 20 ले आएंगे, लाना जरूरी है, क्योंकि वो एक इजी पेपर है, उसमें आ सकता है। इसमें भी आपको कम से कम 12 लाना है, बट आप 20 लेके आओ, ठीक है। तो एक जो जनरल स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हमको 30 से 40 क्वेश्चन करेक्ट करना है इस मैथ और जीएस के साथ में। तो याद रखिए ऊपर वाला आ जाएगा, सिर्फ 10 से 15 दिन भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं टेस्ट सीरीज इसका देने वाला हूँ, 6 to 8 का भी दूंगा। 6 to 8 का तो मैंने कोर्स भी दिया हुआ है, बट 1 to 5 का मैं अभी टेस्ट सीरीज पे ही फोकस कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज दे दूं, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैथ्स में बिल्कुल बेसिक तैयारी करनी है इसमें, ठीक है। स्पेशली मैथ की ही बात करेंगे, क्योंकि जीएस जो है ना, ये जो आपका जनरल स्टडीज है, इसमें कुछ आपका जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपका रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन होगा, और कुछ कह सकते हैं कि करंट अफेयर वगैरह है, ठीक है, वहां से भी आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस जीएस में आप इसकी तैयारी अगर करोगे, ठीक है, और चूंकि दोनों साथ में है, तो अगर इस जीएस में मान लो कुछ कम भी आता है तो वो मैथ से आप उसका भरपाई कर सकते हैं। लेकिन इस जीएस में याद रखिएगा कि अच्छा नंबर उठ सकता है, क्योंकि इस जीएस में जनरल स्टडीज में आपको जनरल साइंस के भी क्वेश्चन रहते हैं, यानी कुछ आपका भौतिकी का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, कुछ आपका रसायन का भी क्वेश्चन होगा, कुछ नागरिक का भी होगा, कुछ हिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिला जुला होगा, और कुछ इसमें आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि सिंपल कह सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी बेस्ड होता है। आप बहुत तरह का उस तरह का क्वेश्चन एसएससी वगैरह में सोल्व करते रहते हैं। तो इस जीएस वाले में मिक्स क्वेश्चन होगा, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, और 30 में बहुत अच्छा नंबर आप ले आओगे, ठीक है। तो असल में कोई आपको परेशान नहीं करने वाला है ये। अगर आप 1 to 5 की बात करें ना, तो 1 to 5 में आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बाल विकास आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में भी आप परेशान नहीं होंगे, रीजनल लैंग्वेज में भी आप तैयारी करोगे, परेशान नहीं होगे, ठीक है। और आपको जीएस भी परेशान नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा परेशान आप मैथ में हो सकते हैं अगर आपने इसको देखा नहीं है, क्योंकि मैथ के लिए या किसी भी सिलेबस के लिए जो लेवल है, आपको जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो पेपर में इशू हुआ था, वो लेवल क्या था, वो लेवल था कि अप टू 12th, ठीक है। यानी 11-12 में जो एनसीईआरटी चलता है या सीबीएसई का जो बुक चलता है, वहां तक के क्वेश्चन रहेंगे, और जो टफनेस रहेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन जो मुश्किल क्वेश्चन रहेगा, तो उसका स्तर 12वीं तक ही रहेगा, यानी 12वीं तक ही रहेगा, ये बोला गया था। इसका मतलब है कि 12 से नीचे रहने वाला है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 12 से बिल्कुल नीचे रहेगा। एक्चुअली ये 10th कुछ 12 का पोर्शन को ले सकता है, लेकिन मैक्सिममली ये 9th का पोर्शन, 10th का पोर्शन, ठीक है, 8th का पोर्शन, ये सबको पोर्शन को कवर करेगा अगर हम लोग मैथ की बात करें तो। और बाकी में भी जो लेवल रहेगा वो इसी का लेवल रहने वाला है, ठीक है। स्पेशली मैथ में इसलिए कि देखिए, आप लोग जब प्राइमरी लेवल का टीचिंग के लिए भरते हैं तो उसमें कोई सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं होता है, ठीक है। कोई भी बच्चा है जिसने आर्ट्स में ऑनर्स कर रखा है, साइंस में ऑनर्स कर रखा है, किसी अलग स्ट्रीम में कर रखा है, तो वो सब लोग जो है इसको अप्लाई करते हैं। तो वैसे कि इसमें सबको मैथ देना पड़ता है, ठीक है। तो सबको मैथ तो देना है, लेकिन सबका मैथ 11-12 में भी हो ये जरूरी नहीं है, ओके। तो ऐसे केस में ये जरूरी हो जाता है कि आपने चूंकि 9-10 तक तो मैथ पढ़ा ही पढ़ा है, इसलिए सबको 10 तक का मैथ का नॉलेज होना चाहिए। ये इसमें प्रॉपर इसको लगाया जाता है, उसको चेकआउट करने का कोशिश किया जाता है। और चूंकि बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो थोड़ा होता है लैंग्वेज और मैथमेटिक्स।
बाकी साइंस आगे जाके ऐड होता है, इसलिए मैथ पर खास फोकस होता है, ठीक है। और लैंग्वेज तो आपको दिया ही गया है कि आपको रीजनल लैंग्वेज में वहाँ पे समझाना होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए और एक मैथ, तो आपको कोई परेशान नहीं करने वाला, लेकिन मैथ आपका चेकआउट किया जाएगा। और उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 9th आपका, जैसा मैंने आपको बताया, ये 9th वाला, 10th वाला और 8th वाला पोर्शन, ठीक है। हाँ, बट लेकिन चूंकि अप टू 12 लिख दिया है, तो अब अगर ये सिलेबस पे गए, ठीक है, अपनी बात पर गए, तो कुछ ये 11th 12 का क्वेश्चन भी डालेंगे, लेकिन बहुत कम होगा उसका क्वांटिटी। मेरे को लगता है कि 5 to 8% हो सकता है, 5 से लेके 8% तक, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो मैटर नहीं करेगा, फिर भी कहाँ से वो पूछ सकते हैं उस पर भी मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ। तो आप देखोगे, मैं अगर मैथ्स की बात करूं, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको तंग नहीं करेंगी, ठीक है। और मैं आपको टेस्ट सीरीज दूंगा, पूरा मैंने मूड बनाया हुआ है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज से आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। तो बिल्कुल देखो, बेसिक मैथ्स मैंने यहाँ पे रखे हैं जिससे क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। जैसे परिमेय संख्या, ठीक है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अब परिमेय संख्या, अब 6, 7, 8 पे बहुत बड़ा परिमेय संख्या का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। घातांक और घात, तो इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूं, जैसे परिमेय संख्या का मतलब हो गया रियल नंबर, हाँ, कि आप रियल नंबर्स की अच्छी तैयारी कर लो, ओके। इसी तरीके से घातांक और घात, यानी जो सर्ड्स है, ठीक है, तो सर्ड्स की आप तैयारी कर लो अच्छे से। फिर आप देखो यहाँ पे क्या, रेखा और कोण, तो बिल्कुल ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको भी पता है, ठीक है। मतलब एंगल मेजरमेंट करना, या कहिए कि लाइंस के बारे में बात करना, ठीक है। लाइन में जो एंगल वगैरह का प्रॉपर्टी होता है उसको देखना, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये सब आप अच्छे से पढ़े हुए हो। फिर त्रिभुज और चतुर्भुज के गुण, ठीक है जी, यानी ट्राइंगल और आपका क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। समय और चाल, ओके, टाइम एंड वेलोसिटी, कार्य, समय और संख्या, जैसे होता है ना कि कोई काम कितने टाइम में पूरा होगा, इतने लोग हैं इतना टाइम में पूरा करते हैं, तो इतने लोग होंगे तो कितना में पूरा करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी होता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सो वर्क, टाइम एंड क्वांटिटी। वृत्त और इसके गुण, ओके, यानी सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सर्कल से रिलेटेड बहुत सारा आपका टॉपिक 10th में भी है, उसके पहले भी आपको जानना है, तो सर्कल और एंड इट्स प्रॉपर्टीज ये इंपॉर्टेंट है आपका। परिमाप एंड और क्षेत्रफल, दैट मीन्स पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। पेरीमीटर और एरिया ट्रायंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होगा, किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, तो इसको आपको देखना है। रैखिक समीकरण, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशंस, ओके। तो रैखिक समीकरण में 1 और 2 चर, यानी 1 वेरिएबल का भी ये हो सकता है, 2 वेरिएबल का भी हो सकता है, यानी सिर्फ x के टर्म में कोई होता है इक्वेशन, x और y दोनों के टर्म में इक्वेशन होता है, तो दोनों टर्म से रिलेटेड, ओके। फिर देखो लाभ हानि, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत यानी परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुपद और द्विघात समीकरण, दैट मीन्स पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। समांतर श्रेणी, दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, समांतर श्रेणी का मतलब आप उसको एपी से जानते होंगे, क्लास 10th में है ये, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। फिर आप देखो ट्राइगोनोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइगोनोमेट्री से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, देयर रिलेशन, टेबुलर वैल्यू ऑफ साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 एंड द अदर टीएफ, ठीक है। तो वो सब का जो है उसका जो यूज वगैरह है ना, बिल्कुल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक ज्यामिति, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सिंपल ज्योमेट्री, जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है, जिसमें कि एक्स एक्सिस के बारे में जानना, वाई एक्सिस के बारे में जानना, किसी भी पॉइंट के लोकेशन के बारे में जानना, ठीक है। उसके बाद आप देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, दैट मीन्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपका बेलन यानी सिलेंडर हो गया, ठीक है, गोला दैट मीन्स स्फेयर, शंकु दैट मीन्स कोन। तो इन सब का जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, जो टोटल एरिया होता है, जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, इस सब का फॉर्मूला आप 10th क्लास में देखेंगे, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें आपका देखो प्रायिकता, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि जो, अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस पर भी अच्छा आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बहुत तरह का टॉपिक आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो इतना सारा तो 30 क्वेश्चन ही आना है और आप लगभग यहाँ पे 30 टॉपिक दे रहे हैं, आप ऐसा बोलेंगे। तो देखिए एक्चुअली क्या है ना कि कुछ लिखा नहीं है सिलेबस के बारे में, हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको एक एक से एक क्वेश्चन पूछे, और ये सब टफ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इसमें हार्ड तैयारी करना पड़ेगा। एक एक अगर आप वीडियो यूट्यूब से सर्च करके देख लेते हो ना, तो आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा और बिंदास बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप पहले से भी पढ़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा हाई इसमें प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है, मैथमेटिक्स के बहुत सिंपल जो बिल्कुल एलिमेंट्री आइडिया होता है उसी से किया जाता है।
इसमें भी बहुत जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो उसको आपको देखना है। एक तो आपको जैसे सर्च से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसका क्वेश्चन रहता है, समय और चाल का क्वेश्चन रहता है, ये आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो परिमाप और क्षेत्रफल का क्वेश्चन रहता है, इसको आप बढ़िया से देखोगे। रेखा और कोण का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन रहता है, इसको भी आपको अच्छे से देखना है। परसेंटेज का क्वेश्चन रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन रहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चक्रवृद्धि ब्याज, ओके। बहुपद और द्विघात समीकरण, अब ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी, ये भी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में रहेंगे, बिल्कुल 10th के ये एनसीईआरटी में है। ट्रिगोनोमेट्री, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी को भी आपको देखना है, और भाई बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगा, भारी चीज नहीं है, ठीक है। इसको आपको देखना है, और इनसे हो सकता है सबसे एक एक दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करके आपको पूछे। अब उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे 11-12 का पोर्शन डाल दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको टच करने का भी कोशिश करेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो 11th में ये सेट रिलेशन फंक्शन का आपको टॉपिक मिलेगा, ये 11th स्टैंडर्ड का है, ठीक है। तो ये 11th एनसीईआरटी को आप देख सकते हो, और ये आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे ही यूट्यूब से देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया है, पूरा आपको इसका प्लेलिस्ट है 11th एनसीईआरटी, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, और उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सेट रिलेशन फंक्शन का सारा टॉपिक देख लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मैंने ऐसा पढ़ाया है कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एलिमेंट्री आइडिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक सम्मिश्र संख्या है, किस तरह से इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या काम करता है, तो इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। ये भी मैं अभी रनिंग में है, तो 1-2 दिन में ये भी वीडियो आपका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे मैट्राइसेस, ये आपका जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये आपका 11th का पोर्शन है, 11th एनसीईआरटी का, ये आपका 12 का है। तो आपको मैट्राइसेस के बारे में कुछ पूछ सकता है, ठीक है, टच करेगा। तो एलिमेंट्री आइडिया आप ऐसे देखोगे तो बहुत ही इजी मैथमेटिक्स है, आप बिल्कुल अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से भी होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डिटर्मिनेंट भी मैट्राइसेस का चूंकि मैग्नीट्यूड होता है, उसका वैल्यू होता है, तो ये भी जो है 12 के एनसीईआरटी से आता है, ये सारा अवेलेबल है, ये सब प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, ठीक है। आप जाकर के बिल्कुल इसको देख सकते हैं, और पढ़ लोगे एक बार ना तो आपके कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो आप जो पढ़ेंगे उससे नीचे लेवल का क्वेश्चन आएगा, घबराइए मत, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, बिल्कुल इसका एलिमेंट्री आइडिया जो है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन आप सिर्फ 11th लेवल का ही देख लो, आपके लिए काफी हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ये आपका 12 में है, तो ये आपका 12 में मिल जाएगा, ये भी आपको अवेलेबल है। तो आप ना यूट्यूब पे सर्च करके और 11-12 का पोर्शन मेरे यूट्यूब से देख कर पढ़ सकते हो, और बाकी जो बेसिक है उसको आप बिल्कुल जो है जा करके आप सर्च करके टॉपिक बाय टॉपिक 1-2 वीडियो भी देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स में देखो थोड़ा वैरायटी तो रहेगा, क्योंकि मैथ का ही जजमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। जो बच्चों को फिल्टर किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि प्राइमरी लेवल पे बच्चों का मैथ अच्छा करने का एक प्रयास रहता है टीचर्स का, तो इसलिए इसको आपको अच्छे से चेकआउट किया जाएगा, और इतना आप पढ़ लेंगे ना, तो पढ़ा हुआ रहेगा तो बहुत अच्छा आप वहां पे जाकर के स्कोर कर लेंगे। तो घबराना नहीं है, टाइम चूंकि आपके पास में इनफ है। तो मैं इसका टेस्ट सीरीज आपको दे दूंगा, ताकि तो मेरे टेस्ट सीरीज में जो मेरी प्लानिंग है वो ये कि मैं एक आपको खंड 1 दे दूंगा, ये खंड आपका 4 दे दूं, ठीक है। तो खंड 1 में आपका वो बाल विकास और जो टीचिंग पद्धति है, टीचिंग टेक्निक्स है, उससे रिलेटेड होगा, और 4 नंबर में जो आपका मैथ है, ठीक है। तो ये दोनों मैं आपको दे दूंगा। जीएस का भी बहुत सारा पोर्शन मैं कोशिश करूंगा कि लगा दूं आपके साथ, तो टेस्ट आपको मिल जाएगा। और बाकी चूंकि 2 आपका लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, तो वो तो आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ना आती है। टेस्ट सीरीज आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा, इस पर काम चल रहा है, तो मैं इसकी कोशिश में हूँ, ठीक है। डेफिनेटली आपको ये काफी हेल्प करेगा, बहुत ही सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल मैं ये आपको बात करूँ ना कि प्राइमरी लेवल पे गोल करना मुश्किल नहीं है, आप नहीं भी चाहेंगे तब भी गोल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पढ़ेंगे तब, है ना। मतलब एक होता है ना कि भाई बहुत ज्यादा सीरियस वाला मैटर नहीं है, डेली एक जो है थोड़ा सा टाइम निकालिए, एक शेड्यूल बनाइए, डेली अगर ईमानदारी से 1 घंटा भी देंगे, और स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए मैथ्स ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का। मैथ्स पढ़ते रहोगे तो बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम अनाउंस हो जाए और मेरे पास में हफ्ता दिन होना,
तब भी मैं ये 3 पेपर काफ़ी इजीली तैयारी कर सकता हूँ। एक बाल विकास और शिक्षण पद्धति, दूसरा आपका इंग्लिश हिंदी, और तीसरा आपका कोई भी क्षेत्रीय लैंग्वेज। बस क्षेत्रीय लैंग्वेज को पढ़ते चलो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, तो उसको अभी से पढ़ते चलो। लेकिन एटलीस्ट बाल विकास और आपका जो इंग्लिश वाला है वो आपका 10 से 12 दिन में भी तैयारी हो जाएगा। इसको अभी से फोकस करने का जरूरत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी टेक्निक से आपको क्वालिफाई करना है, जस्ट आपको सर्टिफिकेट लेना है। बहुत ज़्यादा हमको ऐसा नहीं कि 150 में 140 नंबर लेके आना है, कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि जस्ट ये एक सर्टिफिकेशन वाला एग्जामिनेशन है, आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए ताकि आगे जब 1 to 5 का बहाली हो तो उसमें आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकें, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, बड़ा चीज़ नहीं है, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, टाइम प्रॉपर देना है, एक स्मार्ट लर्निंग करनी है, और जो मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट किया है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसी को पढ़ना है, ठीक है। फर्दर अगर कोई मान लो सिलेबस वगैरह आता है, अपडेट होता है, तो मैं इसको अपडेट करूंगा। तो अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।